गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अभी डायोड हो चुका, दो कनेक्शन वाला पीएन हो चुका। भी पीएन जंक्शन का एडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़े। फॉरवर्ड बायस में बहुत करंट जाने देती है, रिवर्स में नहीं जाने देती है, बट रिवर्स का भी उसका भी फायदा हम लोगों ने जेनर डायोड के रूप में उठा लिया। ठीक है, तो पर पीएन जंक्शन का एक लिमिटेशन है कि पीएन जंक्शन क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्शंस अलाउ करेगा, डिसअलाउ करेगा। वो करंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। तुमने अगर 1 एम्पियर करंट दिया, तुमको 10 एम्पियर करंट मिले, ऐसा नहीं कर सकता वो पीएन जंक्शन। तो ये जो करंट को चेंज करना है, इंक्रीज करना या वोल्टेज को इंक्रीज करना, इसको बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। सो टू एम्पलीफाई मतलब टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। एम्पलीफाई करना मतलब उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देना। वो पीएन जंक्शन नहीं कर सकता है, वो पीएनपी कर सकता है या एनपीएन कर सकता है। मतलब पीएन जंक्शन पीएन और यहां पे एक और पी इंप्योरिटी ऐड कर दो, या एनपी एक और एन ऐड कर दो। तो ये पीएनपी या एनपीएन ये है ट्रायोड्स। क्यों ट्रायोड्स? 3 कनेक्शंस, पीएनपी या एनपीएन 3 कनेक्शन। तो अभी जो हम लोग डिवाइस पढ़ने वाले हैं वो है ट्रायोड्स। और ट्रायोड्स वैसे उनको कॉमनली बोला नहीं जाता है, ट्रायोड बहुत अनकॉमन नेम है। उनका कॉमन नेम है ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर comes from 2 words, transfer resistor. Yes, resistor। ठीक है, तो इसलिए ट्रांजिस्टर आगे बढ़ाएगा। तो ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांसफर रेजिस्टर। मतलब ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, इनके अंदर कुछ तो ऐसा सिस्टम होगा जो रेजिस्टेंस ट्रांसफर कर सके। रेजिस्टेंस ट्रांसफर तुम पहली बार सुन रहे हो। रेजिस्टेंस ट्रांसफर करना क्या होता है कि मेरा रेजिस्टेंस बहुत है, थोड़ा दूर ले लो। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा होता है इसके अंदर कि एक जगह पे तुम थोड़ा करंट चेंज करोगे, कोई दूसरी जगह पे बहुत सारा करंट चेंज मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी चाहिए। ये प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग अपने सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे तुमने थोड़ा सिग्नल कंट्रोल किया, वहां पे बहुत ज्यादा कुछ लाइट निकल रही है या बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट हो रही है, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीफायर्स जैसे तुम लोगों ने साउंड के केस तो देखी है। तो एम्पलीफायर्स क्या कर रहे होते हैं, वो थोड़े से वॉल्यूम को बहुत ज्यादा वॉल्यूम में कन्वर्ट करके देते हैं। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर फंक्शंस एज एन एम्पलीफायर। दिस इज ओनली वन थिंग। ये एम्पलीफिकेशन प्रॉपर्टी को यूज करके, और बहुत सारे यूजेस है ट्रांजिस्टर के। ओके, सो ओरिजिनल ये जो था ट्रांसफर, ओरिजिनल इसका नाम ही था, ट्रांसफर रेजिस्टर बोलते थे कि दिस इज अ ट्रांसफर रेजिस्टर। ठीक है, तो ये जॉन बार्डीन, जॉन बार्डीन, बेल लैबोरेटरीज सुना तुम लोगों ने? बेल लैबोरेटरीज अभी भी बहुत फेमस कंपनी है। तो जॉन बार्डीन और बार्टन, ये बेल लैबोरेटरीज के साइंटिस्ट थे। हमारे इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद 1948 तभी ट्रांजिस्टर इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये ओरिजिनल ट्रांजिस्टर था, अभी ये यूज नहीं होता है। दिस वाज जैसा क्लासिकल ट्रांजिस्टर। ठीक है, उसके बाद विलियम शॉकली, एक शॉकली ट्रांजिस्टर भी है, एक शॉकली डायोड भी है हम लोग को। ठीक है, विलियम शॉकली, आई थिंक डबल ई था, डबल ई था। तो इसने मॉडर्न वर्जन ऑफ ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया, और इनके लिए इन तीनों को ही नोबेल प्राइज मिला था। तो ये मॉडर्न वर्जन ऑफ ट्रांजिस्टर इतना सा 1 सेंटीमीटर से छोटा सा है, और ये वो काम कर सकता है जो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स काम करते थे। वो वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर एटम्स की डिस्कवरी हुई थी। वैक्यूम ट्यूब्स के एक्सपेरिमेंट्स तुम लोगों ने पढ़े हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है उसमें। तो वो वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़े बड़े होते थे, और उनके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इन्होंने 1 सेंटीमीटर के अंदर वो चीज बनाई है। ठीक है, जो एंशिएंट कंप्यूटर्स थे, सुना होगा तुम लोगों ने कि वो एक कंप्यूटर कैरी करने के लिए एक बहुत बड़ा रूम था, और वो था 5 MB का। उसका स्टोरेज था सिर्फ 5 MB। और उस टाइम पे जब ये इन्वेंट हुआ, तब लोगों को लगा कि हम लोग एक दिन कंप्यूटर्स हाथ में कैरी कर पाएंगे, पाम में कैरी कर पाएंगे, उतना होगा। और आज वो हुआ। आज हम लोग जब अपने मोबाइल फोन कैरी कर रहे हैं, दे आर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो all that development, all the modern miniaturization of technology,
मिनिएचराइजेशन मतलब टेक्नोलॉजी को छोटा 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 अपने पॉकेट में डाल के घूम सकते हैं, इज पॉसिबल बाय ट्रांजिस्टर्स. सो ट्रांजिस्टर्स अलाउ अ हाई लेवल कंट्रोल ओवर व्हाट शुड हैपन. इतना करंट डालो क्या होना चाहिए, इतना वोल्टेज इंक्रीज करो क्या होना चाहिए, ये बहुत कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं. तो ट्रांजिस्टर्स का बेसिक तो दो टाइप के हैं, ये समझ गए तुम लोग. या पीएन के बाद एक और पी लगाओ तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, या एनपी के बाद एक और एन लगाओ तो एनपीएन ट्रांजिस्टर. ठीक है, सो ये क्लासिफिकेशन ट्रांजिस्टर का बेस्ड ऑन लेयर्स. कौन सी लेयर्स है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर. ठीक है, सो ऐसे बोला जाता है कि एन लेयर, ऐसा बोला जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू पी टाइप वेफर्स. और यहां पे अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू एन वेफर्स. ठीक है, ये कॉमन टर्म तुम लोग देखोगे. ठीक है, सो इनका स्ट्रक्चर देख ले. तो इसमें एक पी रीजन होगा, एक एन रीजन होगा और एक दूसरा पी रीजन होगा. अभी ये तीनों रीजन्स में इंप्योरिटीज का डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा. सो ये पी टाइप, ये एन टाइप और ये तीसरा पी टाइप. यहां पे मैंने जानबूझ के साइजेस डिफरेंट बनाए, एन पी और एन टाइप. ओके, अभी देखो ये अगर तुम ये पी हटा दो, सोचो मत, तो ये पी और ये एन, तो यहाँ पे पी एन जंक्शन होगा, तो वो है. सो वी हैव अ पी एन जंक्शन. यहाँ पे भी एन पी जंक्शन होगा, सो पी एन जंक्शन वो है. सो देयर आर टू जंक्शंस. एक कोई भी एक ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस होंगे, यहाँ पे भी होंगे. ये एक एनपी जंक्शन, यहाँ पर पी एन जंक्शन और ये दूसरा पी एन जंक्शन. मैं थोड़ा वाइट दिखाया, इतना वाइट नहीं होगा. ठीक है, तो इस वजह से बिकॉज देयर आर टू जंक्शंस इन अ ट्रांजिस्टर, इस वजह से ट्रांजिस्टर को बायपोलर जंक्शन डिवाइसेस भी बोला जाता है. सो बायपोलर जंक्शन मतलब दो जंक्शन या दो पोल्स वाले जंक्शंस हैं इसमें. ठीक है, सो दो पोल्स मतलब एक में एन और पी और एन का अरेंजमेंट उल्टा है, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई ट्रांजिस्टर्स, ट्रांसफर रेजिस्टर्स या ट्रायोड्स या बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स या बायपोलर जंक्शन डिवाइसेस भी बोला जाता है. सो व्हाई बायपोलर जंक्शन? दो पोल्स नहीं, दो जंक्शंस है. यहाँ पे तीन सेक्शंस है और वो 1 और 2 के बीच में एक जंक्शन है, 2 और 3 के बीच में एक जंक्शन. ठीक है, सो यू मे गेट ऐसा क्वेश्चन, व्हाट इज अ बीजेडी और बीजेटी. सो ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, व्हाट इज अ ट्रायोड, ट्रांजिस्टर की बात हो रही है. ठीक है, डिफरेंट नेम्स गिवन बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं फिलहाल जंक्शन मिटा दूंगा क्योंकि जंक्शन का अपने को फिलहाल प्रॉपर्टीज नहीं देखनी है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. जब जंक्शन की देखनी होगी तब वापस देखेंगे. सो फिलहाल आई एम ओनली सीइंग पी रीजन, एन रीजन एंड पी रीजन, और यहाँ पे भी ओके. सो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर. अभी यहाँ पे तीन कनेक्शंस होंगे. यहाँ पे एक मेटल पॉइंट दे दिया, इधर एक मेटल पॉइंट दे दिया और इधर एक मेटल पॉइंट दिया. तो ट्रांजिस्टर के तीन कनेक्शंस हो सकते हैं. ओके, अभी देखो ये जो फर्स्ट रीजन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे पी टाइप है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स. तो इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा की जाती है और इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से कम होंगे. बीच में जो रीजन है एन टाइप रीजन, इसकी बहुत माइल्ड डोपिंग होती है. सो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा होंगे, बट बहुत ज्यादा डोपिंग नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर. और ये इसकी साइज सबसे बड़ी है, लास्ट वाले रीजन की साइज सबसे बड़ी होती है, डोपिंग मॉडरेट होती है. सो यहां पे
होल्स का नंबर डेंसिटी इसके होल्स के नंबर डेंसिटी से कम होगा। साइज बड़ी होगी, नंबर डेंसिटी कम होगी। ओके, तो इसको लिख लें। अच्छा, ये जो पहला रीजन है विच इज मॉडरेट साइज या मीडियम साइज्ड एंड हेवीली डोप्ड, इस रीजन को बोलते हैं एमिटर। हमेशा यहां पे भी इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन की डोपिंग ज्यादा की गई, मतलब कौन सा इंप्योरिटी डाली गई इसके अंदर? Group 15 ग्रुप की इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा डाली गई है इसके अंदर। ठीक है, सो फास्फोरस पेंटावेलेंट, यहाँ पे पी टाइप में कुछ होल्स होंगे। इंप्योरिटी कौन सी? ट्राइवेलेंट 13 ग्रुप के एलिमेंट्स, एग्जांपल सिलिकॉन 14 है, एल्यूमिनियम, और 13 ग्रुप का और कौन सा है? गैलियम में 13 ग्रुप है, जर्मनी में 13 ग्रुप है। नहीं, मेरा केमिस्ट्री ठीक है, तो लोग आर्सेनिक यस, आर्सेनिक है ना, ये आर्सेनिक 15 ग्रुप है। गैलियम आर्सेनाइड इसके लिए यूज होता है, आर्सेनिक 15 ग्रुप है। ओके बट सो यहाँ पे ये जो पी टाइप जो इंप्योरिटीज है, ये 13 ग्रुप की इंप्योरिटीज है। सो यहाँ पे भी सेम है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर भी ये जो एमिटर रीजन है, इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा होती है और इसकी साइज मीडियम होती है। ठीक है, सो मीडियम इन साइज एंड हेवीली डोप्ड, और हेवीली डोपिंग करने का कुछ रीजन भी है, पता चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एमिटर। ये जो सेकंड रीजन है, ये एक तो बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल साइज, या वेरी थिन, आई शुड से वेरी थिन एंड वेरी लाइटली डोप्ड, बहुत कम इंप्योरिटीज होती है इसमें। सो वेरी लाइट डोपिंग, सेम यहाँ पे इसकी साइज बहुत कम होगी और डोपिंग बहुत कम होने वाली है। थर्ड जो रीजन है, अच्छा ये सेकंड रीजन को बोलते हैं बेस, एमिटर बेस। थर्ड रीजन की साइज बहुत ज्यादा होती है, डोपिंग मॉडरेट होती है। ठीक है, तो ये है बेस जिसकी साइज इज वेरी लार्ज एंड मॉडरेट डोपिंग, moderately doped है। सेम यहाँ पे whatever I am discussing for PNP is valid for NPN except कि majority चार्ज के लिए जो उल्टे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं होल्स बोलता हूँ तो यहाँ पे वही चीज इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी लागू है। ओके, अभी the reason for this is कि दोनों टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में मेजर करंट कॉज होता है एमिटर में से, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इसके लिए बहुत ज्यादा रखी जाती है। सो सर्किट बनाएंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि करंट दे रहा है ज्यादा करके एमिटर, इन दोनों को दे रहा है, बेस को भी देता है थोड़ा और कलेक्टर को भी देता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एमिटर, क्योंकि इट एमिट्स अ लॉट ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अल्टीमेटली हमको अप्लायंस हमारा चलाना है कलेक्टर पे, ऐसा सोचो, हमको अप्लायंस हमारा कलेक्टर पे चलाना है, तो कलेक्टर का साइज बहुत बड़ा रखा है। कलेक्टर का साइज बहुत बड़ा रखने से हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अच्छा खासा मिलता रहता है। वो सब क्यों होगा, वो सब पता चलेगा। ठीक है, सो इट कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स अ लॉट, और बेस रखा है कंट्रोल करने के लिए। बेस का जितना नंबर डेंसिटी कम होगा उतना ही करंट कलेक्टर में ज्यादा चेंज होगा, उतना ही रेजिस्टेंस बेटर ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पे बेस का थिकनेस बहुत कम है, बेस का डेंसिटी बहुत कम है, इसका मतलब बेस इज वेरी लेस इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस को हम लोगों ने ऐसा बनाया है ताकि वो कंट्रोल कर सके। हम लोग जब माइक में जब हम लोग बातें करते हैं और वो माइक एक स्पीकर में लगा हुआ है तो उसके अंदर भी एम्पलीफायर्स है। ठीक है, तो वहां पे हम जो बातें कर रहे हैं ना, तुम ऐसा सोचो कि तुम बेस में बातें कर रहे हो,
तुम उसके ट्रांजिस्टर के बेस को तुम सप्लाई दे रहे हो, वो कलेक्टर में बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। हमारे छोटे से करंट में चेंज करने की वजह से वो कलेक्टर में बहुत बड़ा चेंज लेके आता है। ठीक है, सो बेस कम इंपॉर्टेंट है ऐसे कुछ मत सोचना, तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसका नंबर डेंसिटी कम रखा गया है ताकि इससे ये कंट्रोल करवाया जा सके। ओके, अब देखो यहां पे 3 कनेक्शंस है, 1 2 3, और कोई भी अप्लायंस लगाने के लिए या तो 2 कनेक्शंस चाहिए या तो 4 कनेक्शंस चाहिए ना। 3 कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता है। व्हाट आई मीन इसके इनपुट और आउटपुट चाहिए ना। अभी यहां पे हमारा पास ट्रांजिस्टर है और तुमने इनपुट रखा है माइक, तो तुम इनपुट में जब माइक जब तुम इनपुट कर रहे हो तो माइक में 2 बैंड्स होते हैं। तो माइक का जो कनेक्टिंग जो केबल होता है 3.5 mm का या कोई भी बड़े वाले भी होते हैं, उसमें 2 बैंड्स होते हैं मेटल के, तो वो 2 इनपुट दे रहे हैं उसको। करंट कब फ्लो होगा? जब सर्किट कंप्लीट हो। सर्किट कब कंप्लीट होता है? जब एक इनपुट हो और एक आउटपुट हो। बीच में सिर्फ एक ही तुम डालोगे तो करंट कंप्लीट नहीं होगा, तो इनफैक्ट कुछ नहीं जाने वाला है। अभी ये हमारा एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में एक बाजू माइक, सो माइक का इनपुट एंड आउटपुट, और दूसरे साइड स्पीकर लगा हुआ है। सो स्पीकर को भी 2 वायर्स चाहिए, एक में से करंट जाके फ्लो करे या फिर भले एसी हो तो भी चलेगा, और एक में से यहाँ पे ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास है तो 3 पॉइंट्स, हमको चाहिए 4 कनेक्टिंग पॉइंट्स, और हमारे को मिले हैं 3 कनेक्टिंग पॉइंट्स। तो क्या करना पड़ता है? कोई भी एक पॉइंट, एमिटर, बेस या कलेक्टर, इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट कॉमन रखना पड़ता है। सो आइदर emitter, base and collector. So either you can connect your input to emitter and base and your output to collector and base. तो यहां पे बेस में कॉमन वायर रखिए। अगर ऐसे यूज कर रहे हो तो इसको बोलेंगे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। उल्टा भी कर सकते हैं, एमिटर को भी कॉमन रख सकते हैं। एमिटर में से इनपुट, एमिटर और बेस में से इनपुट, और एमिटर और कलेक्टर में से आउटपुट ले रहे हो। सो तुमने एक अप्लायंस इधर लगाया और एक अप्लायंस इधर लगाया, तो इसको बोलोगे कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। सो वी कैन हैव 3 कनेक्शन पॉइंट्स में से वी कैन हैव 1 पॉइंट इन कॉमन, तो ये काम करेगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग कि क्या कॉमन रख रहे हो उसके हिसाब से फर्दर 3 टाइप्स, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर या कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। हाँ, कलेक्टर भी होता है, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, पर तीनों के फंक्शंस अलग अलग है, तीनों के यूजेस अलग अलग है। कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कलेक्टर ट्रांजिस्टर के फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, सो ये जो पहला क्लासिफिकेशन है ये है कि लेयर्स कौन से हैं। अभी जो मैंने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो डिस्कस किया मैं बता देता हूं, वो डिपेंडिंग कि कॉमन क्या लिया अपन ने। सो देखो ये ना, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, जनरल सिंबल है। ओके, और ये वाला जो साइड है ये बेस डिनोट करता है। ये एमिटर, ये भी एमिटर हो सकता है, ये दोनों का डायग्राम सिमिलर है ना। सो ये एमिटर में फिलहाल लिख रहा हूं और ये कलेक्टर लिख रहा हूं। हमको ट्रांजिस्टर जब ये शो करना है तो हम लोगों को एमिटर के हिसाब से देखना होता है, क्योंकि मेजर करंट कैरी करने वाला एमिटर है ट्रांजिस्टर के अंदर। ओके, अभी इफ यू हैव एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, ओके लेट्स वेट फॉर इट। अभी सपोज मैंने एक डिवाइस ऐसे कनेक्ट किया है, यहां पे ऐसे इनपुट प्रोवाइड किया, ये इनपुट है, सो यहां से करंट जाके ऐसे निकल रहा है, और यहां पे आउटपुट, सो मे बी यहां से करंट जाके ऐसे करके घूम के फिर इधर जो भी तुम लगाओ, स्पीकर लगाओ, इधर तुम माइक लगाओ, ऐसे जा रहा है। तो इधर एमिटर को कॉमन रख दिया दोनों के बीच में। ठीक है, सो ये एक है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। ओके, सो वी कैन हैव बेस्ड ऑन द कॉमन कनेक्शन a common emitter transistor,
कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। सो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में बेस कॉमन रहेगा, तो इसको डायग्राम को कैसे बनाएंगे? सो ये बेस कॉमन है इसका, ठीक है। फिर दिस इज एमिटर, दिस इज कलेक्टर, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। सो कॉमन कलेक्टर के लिए ऐसे ही इसको सी लिख दो, इसको लिख दो। सो यूजुअली किया क्या जाता है ना, यूजुअली डायग्राम्स वगैरह में तुम देखोगे तो कलेक्टर ऊपर ही लिखा जाएगा। मैं भी वही करता हूँ, ऐसी कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है। तो नीचे कलेक्टर लिखेगा कोई गलत नहीं है, बट यूजुअली बुक्स वगैरह में इन्होंने सी को ऊपर लिखा है, तो इस तरीके से यूज करना है। तो कलेक्टर दोनों जगह जाएगा, मतलब यहाँ से किधर जाएगा, सो यहाँ पे कलेक्टर कॉमन है, ओके। इनपुट और आउटपुट, ओके। सो ट्रांजिस्टर के दो तरीके के क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन लेयर्स, एनपीएन और पीएनपी, दो। बेस्ड ऑन कॉमन कनेक्शन, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलो बी, ज्यादातर तुम लोगों को सिलेबस में कॉमन एमिटर है। वो क्यों है? क्योंकि एम्पलीफायर की तरह अगर तुमको यूज करना है ट्रांजिस्टर को, तो तुमको कॉमन एमिटर की तरह रखना पड़ेगा। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के यूजेस थोड़े अलग है, ठीक है, वो तुमको नहीं है। तो हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एमिटर, मतलब ये वाला ट्रांजिस्टर। क्लियर? तो मैं कॉमन एमिटर ज्यादा भी डिस्कस कर रहा हूं। सो ये हमारा ये कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। अभी ये मैं बनाया है एनपीएन वाला, ये बेस, ये एमिटर और ये कलेक्टर, ओके। सो ये कौन सा होगा? हाँ, एमिटर, मतलब ये कौन सा टाइप होगा? पी टाइप, एन टाइप? सो ये एन टाइप है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ओके। अब सुनो, अगर हमको एम्प्लीफिकेशन चाहिए, मतलब थोड़े से करंट के सामने हमको बहुत ज्यादा करंट चाहिए, तो हमको एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना होगा। एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, मतलब मैं ये पी टाइप को किससे कनेक्ट करूं? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से। सो by doing this I make the emitter base forward bias, okay. Emitter base is forward bias and you have such MCQs. ये बहुत कॉमन पॉपुलर MCQ है from this chapter, बहुत सिंपल सी चीज है, बट देन भूल जाते लोग कि एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस रहेगा, ठीक है। रिवर्स बेस, सॉरी, एमिटर कलेक्टर जंक्शन जो है, या उसको बोलते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। दो एमिटर ही कॉमन रखना है, बट इट्स कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन, वी विल सी दैट, ठीक है। ये रिवर्स बायस रहेगा, मतलब कलेक्टर को रिवर्स बायस रखो। तो मैं इसको किससे कनेक्ट करूं? नेगेटिव टर्मिनल से। इसको रिवर्स करना है, तो एन को किससे कनेक्ट करना चाहिए? पॉजिटिव से करना चाहिए ना, एन को। हाँ, एन को पॉजिटिव से। कलेक्टर एन है, ये एनपीएन की बात हो रही है, कलेक्टर इज एन, सो ये पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर वो पीएनपी होता तो हाँ, तो अलग होता, फिलहाल एनपीएन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम सेइंग कि मेजर करंट कैरी कर रहा है एमिटर। क्यों? ये बहुत इंप्योरिटीज हैं, बहुत इंप्योरिटी होने की वजह से उसका कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो मेजर करंट इसमें से निकलेगा विच इज कॉल्ड एमिटर करंट। ये इधर जाएगा थोड़ा, दिस विल बी कॉल्ड बेस करंट, और यहां पे कलेक्टर करंट। सो एमिटर करंट गोज सम ऑफ इट टू बेस एंड सम ऑफ इट टू कलेक्टर करंट, एंड क्योंकि बेस की इंप्योरिटीज बहुत कम है, तो बेस करंट भी बहुत कम होगा। बेस में इंप्योरिटीज बहुत कम है, बेस में चार्ज कैरियर्स भी बहुत कम है, तो रिकॉम्बिनेशंस थोड़े थोड़े होंगे, क्योंकि है ही कम। मेजॉरिटी कलेक्टर साइड चले जाएंगे। ये एनपीएन की बात हो रही है, तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर साइड मूव कर जाएंगे, तो इसलिए कलेक्टर रिवर्स बायस हो गया।
भाई पहले से ही मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स है और एमिटर में से और आ रहे हैं, बस हो रहा है, तो कलेक्टर इसके लिए रिवर्स बायस्ड है, ठीक है। सो ऑलवेज IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। अभी ये बनाया मैंने NPN, NPN में एमिटर में से करंट एग्जिट हुआ, ये ध्यान रखो, NPN में से एमिटर में से करंट एग्जिट होता है, इसलिए NPN वाले का सिंबल ऐसा है, ये इधर एक एरो आता है। सो दिस एरो इज ऑन एमिटर, कोई भी डायग्राम है एरो है वो एमिटर पे दिखाएंगे, और एमिटर में अगर एरो निकल रहा है तो वो NPN है। ऑब्वियसली द ऑपोजिट, अगर एरो इस तरफ है तो ये PNP होगा, है ना। सो सपोज ये PNP है, मैं PNP के लिए दूसरा डिटेल डायग्राम बना नहीं रहा हूं, सपोज ये PNP है और ये B, ये N, ये P है, तो ये P किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, और बेस कलेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से, और ये P है, ये यहां से किधर कनेक्ट होएगा, एग्जैक्टली क्या डाउट है मेरे को पूछो, रिवर्स बायस होगा, क्या रिवर्स बायस होगा, बेस कलेक्टर। सो दैट इज व्हाई कीप दिस क्लियर कि दो ये है एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, बट हमको कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखना है। एमिटर और कलेक्टर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एमिटर और कलेक्टर के बीच में बेस है, तो हमको ये जंक्शन को फॉरवर्ड रखना है, एमिटर और बेस वाले जंक्शन को फॉरवर्ड रखना है, और बेस और कलेक्टर वाले जंक्शन को रिवर्स रखना है, ठीक है। तो कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखो, अगर ये N है रिवर्स कनेक्ट होना है तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी पे होगा, अगर ये P है तो ये नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी पे होगा। सो जब भी तुम कलेक्टर का कनेक्शन सोच रहे हो, एमिटर का मत सोचो, तो नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि अरे ये तो रिवर्स होना चाहिए, नहीं एमिटर रिवर्स थोड़ी होना चाहिए, कलेक्टर रिवर्स होना चाहिए, आइडियली वो जंक्शन रिवर्स होना चाहिए। सो वो जंक्शन रिवर्स कैसे होगा, तुम कलेक्टर को क्या दोगे, तुम कलेक्टर को उल्टा वाला चीज दोगे, अगर वो N है तो तुमको बैटरी उसका पॉजिटिव टर्मिनल दोगे, अगर वो P है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दोगे, ठीक है। और एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, एमिटर बेस जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। सो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस, यहां पे जंक्शन नहीं शो कर रहा है, ये तो कनेक्शन है, कलेक्टर और बेस का जंक्शन यहां कहीं होगा, एमिटर और बेस का जंक्शन यहां कहीं होगा। सो हमको इसको फॉरवर्ड रखना है और इसको रिवर्स, ठीक है। सो जंक्शन और कनेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जंक्शन मतलब वो बीच का एरिया, डिप्लीशन रीजन, वो जंक्शन है, ठीक है ना, और कनेक्शन मतलब ये वायर है या बैटरी जो वगैरह हमने कनेक्ट है, ये कनेक्शन है, ठीक है। चलो वेरी क्लियर, ओके। सो अभी वो एडवांटेज क्या है कि मैं जो बोल रहा हूँ कब से कि थोड़ा सा चेंज करो, बहुत ज्यादा चेंज होएगा, वो क्यों होगा, अभी उस बात पे आते हैं, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि आज उतना ही रखना, फिर आज उससे ज्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम सब लोग वैसे बहुत नया नया मिल रहा है, ऐसा लग रहा है ना, ठीक है। सो ये बात में मजा आएगा, ये बात में सब चीज का पर्पस पता चलेगा, क्यों हाई डोपिंग, क्यों लो डोपिंग, ऐसे, ठीक है। अब मेरे को एम्पलीफाई करना है साउंड को, ठीक है, पर मेरे साउंड में उतनी एनर्जी नहीं है कि शक्तिनगर के बाहर निकले, ठीक है, पर मेरे को चाहिए ऐसा करके, तो मैं जो सप्लाई करने वाला हूँ एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी वेरी लो एनर्जी, ठीक है। तो अभी मैं कैसे सप्लाई करूंगा बात करके, तो मैं करंट नहीं जनरेट कर रहा हूँ, माय साउंड इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव, ठीक है ना। अब जब मैं एक स्पीकर में बात करता हूँ तो मेरी ये मैकेनिकल वेव स्पीकर के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, स्पीकर के नहीं सॉरी माइक के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। वो क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, माइक के अंदर ना एक मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन के अंदर वायर्स होते हैं, जब भी अपन बात कर रहे हैं ना तो वो मेम्ब्रेन ऊपर नीचे होगी, और कितनी बार होगी, जो हमारे साउंड की फ्रीक्वेंसी है। सपोज तुम 20 हर्ट्ज का साउंड निकाल रहे हो, सो 20 हर्ट्ज का साउंड ऐसा होगा, मैं 20 हर्ट्ज में ट्राई कर रहा हूँ, और सपोज तुम ये मैं शायद 200 या 300 हर्ट्ज से बोल रहा हूँ। सो व्हाट डज दैट मीन कि 1 सेकंड में मेरे वोकल
कॉर्ड में फ्लैपिंग 20 बार हुई है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 20 बार इज द लोएस्ट पिच साउंड दैट वी कैन हियर। 1 सेकंड में 20 बार। अगर मैं ये कर रहा हूं तो मतलब हवा में कंडेंसेशन एंड रेरिफैक्शन हो रहे हैं, जो वेव्स का चैप्टर में पढ़ते थे हम लोग, कंडेंसेशन रेरिफैक्शन। तो ये ऐसे 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 होगा, तो वो मेम्ब्रेन को भी मिलेगा, ऐसे ऐसे होगी। कितनी बार? 1 सेकंड में जितनी बार मैंने बोला उतनी ही बार होगी। और उसके अंदर जो वायर है उसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए हैं। तो जब ये एक वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी, करंट प्रोड्यूस होता है। कितनी बार? जितनी बार आवाज निकले, या जितना जो फ्रीक्वेंसी पे हम लोगों ने गले से बात की है, ठीक है। तो मैं उतना फ्रीक्वेंसी पे आवाज निकाल सकता हूँ। वो मेम्ब्रेन छोटी सी होती है ताकि वो पकड़ पाए, तो फिर इस तरीके से करंट प्रोड्यूस हो उसके अंदर। ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ ना, ये बहुत ज्यादा करंट नहीं है, क्योंकि हम कितना एनर्जी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमारा डायरेक्ट वॉल्यूम इज लो। ये करंट जाएगा यहां पे। सो दिस इज इनपुट, या इसको सप्लाई बोलते हैं। सो वी आइदर से सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज मतलब जो माइक सप्लाई कर रहा है, और वी से इनपुट वोल्टेज, ठीक है। सो ये जनरेट हुआ है हमारी आवाज से, जो एम्पलीफाई होने वाली है अभी। यहां ऑलरेडी इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, आईवी, ओके। ये सप्लाई वोल्टेज इस करंट को थोड़ा चेंज कर देगी, क्योंकि ये एक बैटरी है। ये बैटरी लगी हुई है बेस और तुम्हारा एमिटर के बीच में। लेट्स कॉल दिस VBE, लेट्स कॉल दिस VBE, बेस एमिटर बैटरी, एंड लेट्स कॉल दिस VCE, कलेक्टर एमिटर बैटरी। और तुम देख रहे हो कलेक्टर एमिटर वाली बैटरी बड़ी डाली है, 2 डाली है, मतलब इसका वोल्टेज ज्यादा रखा है। सो आइडियली कैसा है, ये जो एमिटर बेस जंक्शन है, इसमें जो बैटरी हम लोग लगा रहे हैं, ये 0.5 to 1 वोल्ट की बैटरी होती है, ये वाली VBE। और VCE जो होती है 10 टाइम्स ज्यादा होती है, 5 to 10 वोल्ट की बैटरी हम लोग लगा रहे हैं। क्या होगा, ठीक है। सो एक तो एमिटर बेस का करंट बहुत कम है, और कलेक्टर और एमिटर का यहां पे करंट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो कितना है ना, आइडियली बेस करंट इज ओनली 5% ऑफ एमिटर करंट, सिर्फ 5% बेस करंट यहां पे मिल रहा है। सो मतलब अगर ये 100 है, ये होगा 5 और ये होगा 95, ठीक है। बट ये टेक्सचुअल वैल्यूज है, तुमको प्रॉब्लम्स में अलग हो सकता है, बट इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 10 ओनली। बेस करंट 5%, 10% तो नहीं, 2% भी हो सकता है। बेस करंट को कम रखने की कोशिश की जाती है। कलेक्टर करंट तो उस हिसाब से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल ही दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। सो इसको ज्यादा बैटरी की जरूरत नहीं है। तुम बहुत बड़ा बैटरी लगा तो इसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लग जाएगा, ऐसा है नहीं। वो दे ही कम पा रहा है, वो बेस के अंदर चार्जेस ही कम है। तुम बहुत बड़ा बैटरी लगा तो वो डैमेज हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा बैटरी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतने चार्ज कैरियर्स हैं कि करंट अच्छा खासा फ्लो करवा सकें। So IC is higher than IB, okay? ये एडवांटेज है। ये हम लोगों ने चेंज किया करंट, बेस करंट। कैसे चेंज किया? देखो ऑलरेडी हम लोगों ने एम्पलीफायर को चालू कर दिया था, पर उसमें से कुछ आवाज नहीं आ रही क्योंकि हम कुछ बोल नहीं रहे थे। अब मैंने जब बोलना स्टार्ट किया तो आई सप्लाइड माई न्यू करंट, वो उसको बोलते हैं वी सप्लाई या वी इनपुट। उसकी वजह से IB थोड़ा चेंज हो जाएगा। सपोज ये चेंज हो, डेल्टा IB हो जाए, ठीक है। तो सपोज इसमें करंट, इसमें जो करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है। वैसे बेस करंट इज वेरी लेस, सो माइक्रो एम्पियर्स। तो इसमें चेंज तो उसी रेंज में ही होगा। हम लोग ज्यादा करंट अपनी आवाज से जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये मिली एम्पियर्स में रहता है। ये जो करंट होता है कलेक्टर करंट इज इन मिली एम्पियर्स। सो अल्टीमेटली ये भी मिली एम्पियर्स में, तुम्हारा एमिटर करंट भी मिली एम्पियर्स में, ठीक है। तो अभी तुमने डेल्टा IB चेंज लाया बात करके, ठीक है। अभी देखो ये बता देता हूं मैं, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट, द चेंज इन कलेक्टर करंट एंड चेंज इन बेस करंट, दिस रेशियो इज कॉल्ड अल्फा, सॉरी बीटा। बीटा और DC लिखा जाता है क्योंकि हमें बैटरी लगी हुई है। सो बीटा DC, ये बीटा है करंट गेन,
ये गेन बहुत कॉमन टर्म है ये डीजेस में और म्यूजिशियंस में, वो बोलते हैं कितना गेन देना है। तो कितना गेन देना मतलब उसे कितना एम्पलीफाई करना है। सो यहाँ पे करंट गेन रेशियो आप देखो यहाँ पे और कौन सा बड़ा है इसमें, ऐसी बड़ा है। सो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इनफैक्ट बहुत बड़ी होगी क्योंकि ये 95 और ये 5। सो दिस वैल्यू इज मच लार्जर देन 1। सो बीटा की वैल्यू इज मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। वो उसकी वजह से अभी इसमें अगर हम लोग बेस में इंप्योरिटीज और कम करें तो ये और कम होगा, तो और उतना कलेक्टर करंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा लाया हुआ चेंज डेल्टा आईवी, सपोज तुम इसमें चेंज करते हो, लेट्स एग्जांपल 1 माइक्रो एम्पियर चेंज करते हो, तो यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पियर चेंज यहाँ पे बीटा टाइम्स हो जाएगा। सो मे बी बीटा इज 50 से 50, तो यहाँ पे 50 टाइम्स तुमको वोल्टेज मिलने वाला है। तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, वोल्टेज किसको दोगे, इसको बैटरी को थोड़ी वोल्टेज चाहिए। तो एक आउटपुट यहाँ पे, इसको ऐसे बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। सो थिंक ऑफ लोड रेजिस्टेंस एज अ स्पीकर। तो स्पीकर को 50 टाइम्स ज्यादा वोल्टेज मिला है, तुमने इधर जो वोल्टेज थोड़ा सा दिया अपने बात करने से, वो स्पीकर को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, डिफरेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, डिफरेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन एनपी एंड पीएन जंक्शन, या अगर तुम पीएनपी यूज कर रहे हो तो पीएन एंड एनपी जंक्शन। एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोर कॉमनली यूज्ड देन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगेन व्हाई, हाँ इलेक्ट्रॉन कैरियर ज्यादा हो जाएंगे, एनपीएन कम हो जाएंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर में और पीएनपी ट्रांजिस्टर में हम दोनों में चार्ज कैरियर सेम रख सकते हैं। एनपीएन ज्यादा यूज क्यों हो रहा है, बोलो ना। सर एनपीएन मतलब एन में हम लोग मतलब ज्यादा लोग इधर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ये बोल रही है, पारुल बोल रही है कि एनपीएन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने से क्या बेटर हो जाएगा, फ्लो करंट बेटर हो जाएगा। क्यों सर इसमें वोल्टेज थोड़ा सा देखें तो इलेक्ट्रिक क्यों 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 क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन्स के पास ऐसा क्या ज्यादा है जो होल्स के पास नहीं है। दीक्षा का सुनेगी बोल कुछ हो जाएगी। मोबिलिटी, एग्जैक्टली, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स, सो दैट इज व्हाई एनपीएन ट्रांजिस्टर इज मोर प्रेफर्ड। उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा होते दिखते हैं, पीएनपी भी यूज होता है, तो एनपी में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं दिखती, ठीक है। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये ओवरऑल पिक्चर है ट्रांजिस्टर का, डिटेल्स में और पढ़ने बाकी हैं और कैलकुलेशंस करने, ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज करंट गेन, कि भाई तुम बेस में थोड़ा करंट चेंज करो, तुमको कलेक्टर में बहुत ज्यादा करंट चेंज होके मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेस में इंप्योरिटीज ही कम है, कलेक्टर के पास इंप्योरिटीज ज्यादा है, ठीक है। अब ये दोनों का आने वाला है एमिटर में से, ठीक है। देयर इज अदर एक और करंट गेन का एक इक्वेशन है, वो यहां पे यूजफुल नहीं, बट मैं स्टिल बता देता हूं तुमको। एक और करंट गेन होता है अल्फा डीसी, ये होता है डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई। इसकी वैल्यू कैसी होगी, आई ज्यादा है तो 1 से छोटा होगा, तो ये फिर इसको बोलते करंट गेन ही है। क्योंकि गेन में हम पे लिटरल टर्म फायदा नहीं है, यहाँ पे गेन का फिजिकल मीनिंग है मल्टीप्लाई मैग्निफिकेशन की तरह हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि उसमें क्या ऑप्टिक्स में चीज बड़ी हो या छोटी, हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन है, ठीक है। बट देन भी सीखिए, अगर छोटा हो रहा है तो इट इज डिमिनिश्ड, सो डिमिनिश्ड एलिमेंट टर्म है, और बड़ा हो रहा है तो इट इज मैग्निफाइड, ठीक है। सो फिजिकल टर्म दोनों के लिए मैग्निफिकेशन है। उसी तरह से करंट गेन दोनों को ही बोलेंगे, बट ये रियल में गेन नहीं होता है, यहाँ पे द वोल्टेज इज डिक्रीज्ड एट द आउटपुट एंड, ठीक है। सो दिस इज नॉट यूज्ड व्हेन वी वांट टू एम्पलीफाई, दिस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एम्पलीफाई। एम्पलीफाई करना है तो तुमको ये यूज करना पड़ेगा कॉमन एमिटर। दूसरे भी एम्पलीफायर्स होते हैं कॉमन एमिटर के अलावा भी होते हैं, ठीक है। बट ये जो है ना, ये इक्वेशन ये कॉमन बेस का है, इसमें एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो करंट गेन कम है, 1 से कम है, अल्फा की वैल्यू इज लेस देन 1, ओके। सो
एम्पलीफायर इज नथिंग बट अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो ट्रांजिस्टर फिर और कनेक्शंस भी होते हैं उसके अंदर, बट अल्टीमेटली एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के इनपुट में एमिटर बेस है और बेस करंट बहुत कम होता है। ट्रांजिस्टर के आउटपुट में कलेक्टर एमिटर का कनेक्शन है, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे तुम छोटा सा एक चेंज लेके आओ, यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज होके मिलता है, ठीक है। ये बेसिक्स है और इक्वेशंस भी हम लोग को देखने हैं इसके कि कैसे एग्जैक्टली चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल वन थिंग इज कि ये जो वायर्स हैं और ये जो जंक्शन भी है इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। ये तो पता ही है, मेरे को ओम्स लॉ कवर नहीं होता इधर कि कोई लीनियर रिलेशन आई और डी में है ही नहीं कि तुम सीधा सीधा ही बढ़ाओ तो सीधा सीधा उतना ही नहीं बढ़ेगा, वो डिफरेंट रहने पड़ेगा। देयर इज वन थिंग कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस मतलब वो इंस्टेंटेनियस रेजिस्टेंस सोच सकते हो कि ये करंट के लिए क्या रेजिस्टेंस है, ये करंट के लिए क्या रेजिस्टेंस है, सब करंट वोल्टेज की वैल्यूज के लिए रेजिस्टेंस डिफरेंट है। सो इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट में क्या क्या है अपना वोल्टेज, यू कैन राइट आर होता है वी बाय आई, सो यू कैन राइट इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। सो यहाँ पे बेस करंट, ठीक है। सो इनपुट वोल्टेज और बेस करंट, या फिर डायनामिक हो तो डेल्टा वी और डेल्टा आई लेना चाहिए क्योंकि ये चेंज ही होते रहता है ना पॉइंट पे। आउटपुट वोल्टेज ऑल्सो कॉल्ड एज लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस बोला हो या आउटपुट रेजिस्टेंस बोला हो, सेम थिंग। ये होगा आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी ओ लिख लो आउटपुट, और आउटपुट करंट डेल्टा वी या डेल्टा आई ओ, आई ओ या आई सी लिख सकते हो। जे आई वी है, आउटपुट करंट आई सी है, ओके। फिर और थोड़े इक्वेशंस हैं, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये सब है, ठीक है। बट वो फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत बढ़िया है ना। ठीक है, तो पहले अपन लोग ट्रांजिस्टर के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। ट्रांजिस्टर क्या है वो पता चल चुका। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांसफर रेजिस्टर। ट्रांसफर रेजिस्टर मतलब वो कुछ तो इसके अंदर ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो जाता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस कहीं और बड़ा होके दिख जाता है या बड़ा रेजिस्टेंस कहीं छोटा हो जाता है। तो वो आज एग्जैक्टली इक्वेशन से अपन को पता चलेगा कि कैसे हो रही है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, पीएनपी, एनपीएन, वो सब पता है अपने को। फिर कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, ये सब है। तुम लोग कॉमन एमिटर ही पढ़ोगे अभी। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, और मैं एनपीएन लेके सब कर रहा हूं। सो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और मैं इसको कॉमन एमिटर लेना चाहता हूं। तो मैं इधर एरो बाहर शो करूं या अंदर, बाहर या अंदर, तो वो पीएनपी होगा, बाहर होगा एरो। एनपीएन में एरो बाहर निकलता है, यहां से करंट एग्जिट रहेगा, ठीक है। यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, तो आई ऑलवेज प्रेफर कंसेप्चुअली एनपीएन को नॉट पॉइंटिंग इन, नॉट पॉइंटिंग इन मतलब पॉइंटिंग आउट, ठीक है। तो ऐसे करके एनपीएन का एरो बाहर ऐसे करके रख सकते हो। तो ये एमिटर, ये बेस, यहाँ पे ये पी और ये कलेक्टर, ठीक है। एमिटर के जंक्शन को हमको फॉरवर्ड बायस करना है, तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए इसके साथ क्या कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ऑल्सो हम ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल बैटरी हो जिसका वोल्टेज कम ज्यादा करके हम देख सकें इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली हीटर नहीं लगाना है, फिर क्या करें, रियोस्टेट लगा देंगे। ये बैटरी, ये रियोस्टेट, सो ये करके हमने क्या कर दिया, हम इसका रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। तो मतलब जो वोल्टेज सप्लाई जो मिल रहा है वो वेरिएबल सप्लाई है। तो ये जो बैटरी है ये कनेक्टेड है बिटवीन द बेस एंड द एमिटर, तो इसको हम लिख देते हैं VBE, ओके। फिर यहाँ पे कलेक्टर, कलेक्टर शुड बी रिवर्स बायस्ड, कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस्ड। तो ये कलेक्टर किससे कनेक्ट करें, नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एंड अगेन ये यहाँ पे भी वेरिएबल चाहिए, तो कर ले
तो तुम लोग स्कूल में तो रियोस्टैट्स लगाते हो सेफ्टी के लिए, बाकी तुमको जो वोल्टेज चेंज करना होता है तो तुम लोग नॉब से करते हो, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट की तरह रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो करेंगे। अभी ये इनपुट है, सो यहाँ पे ये चेंज करेंगे हम लोग, VB चेंज करते रहेंगे, उसकी वजह से बेस करंट चेंज होगा। ये हमको सिर्फ इनपुट स्टडी करना है फिलहाल। तो इनपुट जब स्टडी करना है तो हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखें, उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं लाए। तो देखेंगे ये वोल्टेज चेंज करने से ये करंट कितना चेंज होता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कीप VCE कांस्टेंट। हम फिलहाल सिर्फ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो क्या करेंगे, पहले तो बंद रखेंगे स्विच, तो स्विच बंद रखा तो करंट 0 एक्सपेक्टेड, कुछ नहीं होगा। फिर ये स्विच ऑन करके फिर वोल्टेज स्लोली बढ़ता जाएगा। तो जब वोल्टेज स्लोली बढ़ाते हो तो करंट आगे बढ़ता है, फॉर श्योर बढ़ता है, ठीक है, बट लीनियरली नहीं बढ़ता है, आगे ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो the increase in voltage is non-linear with the increase in current, ऐसा करके कुछ है, ऐसा करके ड्रॉ करता है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है ना, फॉरवर्ड का ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग ऐसा ग्राफ, जहाँ पे बहुत ज्यादा करंट बढ़ने लग गया, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, नहीं, वो रिवर्स में होता है, नी वोल्टेज या कटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो ये कटिंग वोल्टेज, अभी ये कीपिंग कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये जो निकाली वैल्यूज, ये हमने निकाली है कलेक्टर जो बैटरी है, इसको फॉर कुछ भी एग्जांपल 5 वोल्ट रख के निकालिए। तो मतलब इसको हमने 5 वोल्ट फिक्स करके, इसको कुछ नहीं चेंज किया है, हम इसको चेंज कर रहे हैं और इसको चेंज, इसमें चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, एमीटर चाहिए, और यूजुअली बेस करंट बहुत कम फ्लो होता है, इट इज इन माइक्रो एम्पियर्स। तो इधर जो एमीटर लगेगा वो माइक्रो एमीटर लगेगा। तुम लोग के लैब में एमीटर काफी सारे हैं, एक में ए, किसी में MA, किसी में म्यू ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब लगा रहे हो तो म्यू ए वाला लगाओ, क्योंकि करंट बहुत कम है। तो हमेशा ज्यादा ही करेगा, वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ही पास करेगा ना बेस की तरफ। एमीटर नहीं, मैं एमीटर बोल रहा हूँ, करंट मेजरिंग डिवाइस एमीटर होता है ना, म्यू ए को बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एमीटर तो ज्यादा ही करेगा। दिस IE इज ऑलवेज गोइंग टू बी लार्जेस्ट, ठीक है। सो यहाँ ये मेजर करना है तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे मिली एमीटर लगाओ, क्योंकि इसका करंट मिली एम्पियर्स में है, इसका करंट माइक्रो एम्पियर्स में मिलेगा। तो तुम यहाँ पे अगर मिली एम्पियर लगा के बैठे हो, वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, बहुत कम करंट है, तुम लोग के साथ एक मेजर नहीं करोगे, ठीक है। एंड ये ऑलमोस्ट इधर ही जाता है। तो अगर तुमको कलेक्टर करंट मेजर करना है तो यहाँ पे भी एक मिली एमीटर लगाओ। हमको वोल्टेजेस भी वैसे मेजर कर रहे हैं, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए पैरेलल में चाहिए अपने को, ठीक है। तो वी वांट टू मेजर दिस वोल्टेज, द वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर। तो मैं इसको VBE बोलता हूँ। मुझे एक सेकंड, सो मैं बैटरी का नाम चेंज कर रहा हूँ, VBE कर रहा हूँ। तो बेस बैटरी, ये बेस बैटरी, और ये वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर, ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल नहीं होने वाले हैं। इसमें से जो जा रहा है वोल्टेज थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस यूज करेगा, तो VBE जो बचेगा वो लेस होने वाला है, ओके। बोलो सर, वैसे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ में हमने मिली एम्पियर वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट किया था। यस, वैसे हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट हो। हम लोग फॉरवर्ड बायस जब पढ़े थे तो हमने ये लिखा था कि मिली एम्पियर से, अब मैं बोल रहा हूँ माइक्रो एम्पियर से। क्यों? मैंने गलती कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ना PN जंक्शन डायोड के लिए ना, यहाँ पे ये PNP में बेस पे करंट जा रहा है, ये I वो है, ये है I बेस करंट, एंड बेस करंट इज 5% और लेस ऑफ द एमिटर करंट, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू दिस, ठीक है। इसके लिए माइक्रो एम्पियर, ओके, क्योंकि हमने डोपिंग बहुत कम कर रखा है, तो डोपिंग जितना कम होगा उतना ही करंट कम फ्लो होगा। सपोज मैं इसका बढ़ा दूं, कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ा दूं, मैंने 5 वोल्ट के लिए ये फाइंड किया, अब मैं इसका कलेक्टर का वोल्टेज, इसको भी CC लिख देता हूं मैं,
और ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज है ना, कलेक्टर और एमिटर के बीच में, इसको VCE बोल देते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बी द सेम, क्योंकि वायरिंग कुछ तो वोल्टेज कंज्यूम करेगी, ठीक है। एक 5 वोल्ट पे ये वैल्यूज निकालेंगे, मतलब 5 वोल्ट के लिए बेस वोल्टेज को हम चेंज करते गए, तो बेस करंट हमको किस हिसाब से चेंज करता हुआ फाइंड हुआ, मिला, ओके। अभी इसका वोल्टेज 10 वोल्ट कर देते हैं। सो 10 वोल्ट के लिए इनिशियल इंक्रीज इन बेस करंट इज लेस। तो 10 वोल्ट का ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे, बिकॉज ऑफ बीटा। बीटा क्या होता है? डेल्टा IC बाय IB, ठीक है। और V क्या होगा? इनटू रेजिस्टेंस। तो तुमको रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तुम्हारा इसमें जितना कम है चेंजेस, इतने ही उसमें यहाँ पे ज्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि बीटा दोनों का रेशियो है ना, IC और IB का, ठीक है। सो दैट इज व्हाई फॉर अ हायर आउटपुट वोल्टेज या फॉर हायर कलेक्टर वोल्टेज VCC, you get smaller changes in current, okay? ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है, क्लियर है इतना? अच्छा, यहां पे अपन इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर ले। हम जो इधर इनिशियल वोल्टेज रख दिए उसको हम लोग बोलेंगे बेस वोल्टेज। जो इनिशियल वोल्टेज अरेंज है उसको बेस वोल्टेज बोला। जो हम चेंजेस कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे डेल्टा VB। डेल्टा VB, चेंज इन द बेस वोल्टेज, सिंपल है ना। सो सपोज तुमने स्टार्ट किया 2 वोल्ट से, तो दैट 2 वोल्ट इज योर VB। अब अगर तुम जब बढ़ाते जा रहे हो तो डिफरेंसेस देखो। मैं क्यों बोल रहा हूँ डिफरेंसेस देखने को? क्योंकि यहाँ पे तुमको अगर सपोज इसका रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कैसे, कौन सा पॉइंट हो, हर जगह पे रेजिस्टेंस डिफरेंट है ना। तो यू डोंट टेक 0 वोल्टेज एंड कोई बड़ा सा वोल्टेज, तो तुमको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। तुमको बहुत नजदीक की वैल्यूज लेनी पड़ेगी। हाँ, अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। सो दैट इज व्हाई दिस रेजिस्टेंस इज नॉट स्टैटिक रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। इनपुट रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इनपुट रेजिस्टेंस खुद वेरिएबल है, इट इज कॉल्ड डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हर जगह पे डिफरेंट है रेजिस्टेंस, ओके। सो टू फाइंड a very good value of dynamic resistance, we don't take far points, we take very close points. तो क्या करना है? अगर तुमको इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो तुम वैसे रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए V बाय I करते हैं, यहाँ पे डेल्टा भी करोगे बाय डेल्टा I, या D भी कर सकते हो, बट देन हाँ D भी कर सकते हो। बहुत फाइन रेजिस्टेंस फाइंड करना तो dx बाय dV बाय DI भी कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल फाइंड करना है तो dx एग्जैक्टली। हाँ, सो स्मॉल करना है तो dV बाय DI भी कर सकते हो। अभी पॉइंट है ये वोल्टेज कौन सा? VBE, ये VBE है। सो और डेल्टा VBB, डेल्टा VBB इज VBE। इसमें जो चेंज आएगा ना वो इनपुट वोल्टेज बोलते हैं उसको। यहां पे लिख देते हैं डेल्टा VBB या VBE लिखते हैं, डेल्टा VBE और अपॉन I डेल्टा IB। ये बेस वोल्टेज में चेंज हुआ और ये बेस करंट में चेंज हुआ, इसको इनपुट भी बोलते हैं, सिंपली इनपुट भी बोलते हैं, VI बाय डेल्टा IB, या इसको सप्लाई भी बोलते हैं, VS बाय डेल्टा IB। ये इतने सारे इसके नाम हैं। तो कभी कभी तुमको दिया होगा इनपुट वोल्टेज इज दिस मच, या द सप्लाई वोल्टेज इज दिस मच, ऐसे करके, या द चेंज इन वोल्टेज इज दिस मच। तो समझ में लग रहा है ये पे देखो, इनपुट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज या चेंज इन बेस वोल्टेज आर द सेम थिंग, ठीक है, क्लियर? ये इनपुट रेजिस्टेंस है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी रेजिस्टेंस ट्रांसफर समझ में आएगा। सो इनपुट रेजिस्टेंस का ये इक्वेशन, ओके, वेरी क्लियर? यस। अभी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस अपन, सॉरी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अपन को चेक करनी है, तो उसके लिए इनपुट कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस करंट को कांस्टेंट कर देंगे,
हमने इसको कांस्टेंट कर दिया, मतलब कुछ मे बी 5 माइक्रो एम्पियर, तो इसकी 5 माइक्रो एम्पियर कांस्टेंट फिक्स रख के इसको चेंज करते जाएंगे, VC को चेंज करते जाएंगे और देखेंगे IC कितना चेंज होता है। ये IC इतने में IC फ्लो है ऐसे ऐसे, और इतने में IB फ्लो है, और यहाँ पे दोनों का सम IC प्लस IB मतलब IB फ्लो है। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फिक्स अ बेस करंट। हमको आउटपुट स्टडी करना है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसको चेंज करके स्टडी कर सकते हैं। कलेक्टर करंट को, कलेक्टर वोल्टेज को, सॉरी, तो कलेक्टर वोल्टेज हम चेंज करेंगे और हम देखेंगे उसके हिसाब से कलेक्टर करंट कैसे चेंज हो रहा है, बराबर। सो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है। अगेन I और V ये कलेक्टर करंट है, ये कलेक्टर का वोल्टेज है VCC, और इसको अपन मिली एम्पियर्स। दिस इज गोइंग टू बी अ गुड अमाउंट ऑफ करंट, बड़ा करंट है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जीरो पे तो जीरो, मतलब जब तुमने अपनी बैटरी कनेक्ट नहीं की तो कुछ नहीं होगा, ऑफ रखा है बैटरी को, करंट कुछ नहीं फ्लो होगा। अब तुम करंट बढ़ा जाओ तो ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो जाता है करंट। इसको सैचुरेशन करंट ही बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। रिवर्स क्यों बोल रहे हैं? रिवर्स बायस है, कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, सो दिस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओके, let's say this is for 5 microampere of base current. Let's see, 5 microampere base current IB है। तो मतलब ये पूरा टाइम इसको हमने 5 microampere रखा था, हम इसको चेंज करते करते इसमें चेंजेस फाइंड आउट करना है। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये मिली एम्पियर लगा दिया, इसका वोल्टेज मेजर करना है, तो या तो तुम नॉब पे देख सकते हैं तो, ठीक है, बट आइडियली पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हैं इसके। तो यहाँ पे पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो। पैरेलल में क्यों करते हैं वोल्ट मीटर कनेक्ट? वोल्टेज पैरेलल में सेम चलती है ना, इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग ये VCC को चेंज करते करते IC में चेंजेस देख रहे हैं, कीपिंग IB कांस्टेंट, देन यू चेंज IB की दूसरी वैल्यूज लेने पे ये फाइंड किया जाता है कि इनिशियल करंट ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं, इनिशियल करंट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, बराबर। सो फॉर एग्जांपल ये 7 माइक्रोएम्पियर्स IB है, बट सैचुरेशन डिफरेंट है। सो व्हाट आई मीन इज के शुरू में तुम VCC बढ़ाते जाओ, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब तुम उसको और ज्यादा एक पॉइंट के बाद बढ़ाओ तो उसका सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज डिफरेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बेस करंट, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IB। इनिशियल वैल्यूज मोर और लेस सिमिलर मिल जाती है, ठीक है, ओके, गुड। अच्छा, अगेन इसमें भी ये रिवर्स बायस में आउटपुट में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस डायनामिक है, ये भी ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है, सो ये पे भी टेढ़ा मेढ़ा लगी है, इधर कर्व भी है। सो आउटपुट रेजिस्टेंस RO आल्सो कॉल्ड एज लोड रेजिस्टेंस, ये क्या होगा, V by I ही होगा, और कौन सा V by I होगा, डेल्टा VC by डेल्टा IC, ये IC ही होगा, डेल्टा VC by डेल्टा IC। ओके, क्लियर, चलो, गुड। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ। इसमें मैं एक ये बताना चाहता हूँ, इधर हमको सपोज ये वोल्ट मीटर बैठा देता हूँ, इधर मेरे को मेरा स्पीकर लगाना है, मतलब लोड लगाना है, लोड रेजिस्टेंस लगाना है, तो मेरे को अभी मेजर नहीं करना है, ठीक, मेजर कर लेगा, अभी मेरे को इधर लोड रेजिस्टेंस लगाना है, मतलब मेरा स्पीकर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो IC कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा, ऐसे वैसे जाएगा, बराबर। और पैरेलल में हमने ये लगा दिया, ये लगाने से IC तो चेंज हो जाएगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो उसकी वजह से IC की वैल्यू चेंज होगी, सो वी कॉल दैट डेल्टा IC। कितना चेंज होगा, सो डेल्टा IC इज द करंट रिसीव्ड बाय द लोड। लोड कितना रिसीव कर रहा है, डेल्टा IC, चेंज इन द कलेक्टर करंट उतना रिसीव कर रहा है, बराबर। अभी यहां पे ना एक हाँ, और इधर फिर ये IC फ्लो होने वाला है, इधर यहाँ पे IC डिवाइड हो जाएगा। सो
इधर एक किरचॉफ लूप लगा सकते हैं ये वाले सर्किट में। सो किरचॉफ लूप लगाओ तो VCC इधर कुछ नहीं रेजिस्टेंस माइनस ICRL प्लस होगा नहीं माइनस होगा, हाँ प्लस होगा करेक्ट, सॉरी क्योंकि इधर से भी करंट जा रहा है डेल्टा। सो ये क्वेश्चन आ रहा है कि आई एम नॉट श्योर। ये मैं ग्राफ बताता हूँ, ग्राफ का हो गया आ रहा वो साइड में आ रहा है चलेगा नीचे ग्राफ मिटा देता हूँ। इधर तक आ रहा है ये रेडी। देखो ये लूप में किरचॉफ लगाओ VCC प्लस ICRL इक्वल्स टू 0। लूप तो कंप्लीट हो गया। VCC प्लस IC या डेल्टा IC RL इक्वल्स टू 0, therefore RL इक्वल्स टू माइनस VCC बाय डेल्टा IC। ठीक है, तो इधर एक माइनस साइन आ रहा है। अभी इस माइनस साइन का कुछ सिग्निफिकेंस है। इधर जो चेंज करते हैं ना, जो मैं कल साउंड वगैरह की बात कर रहा था, तो वो चेंज अगर ऐसा है, अगर सब ये वोल्टेज लिखते हैं, वोल्टेज वर्सेस टाइम कराते हैं, अगर चेंज ऐसा है इनपुट में आउटपुट में 180 डिग्री एग्जैक्टली, तो आउटपुट में चेंज एक तो बड़ा मिलता है। लोड रेजिस्टेंस जो है वो 100 किलो ओम्स 500 किलो ओम्स में, किलो मतलब 1000, so 100,000, so 1 लाख ओम्स से 5 लाख ओम्स लोड रेजिस्टेंस उतना बड़ा होता है। पर ये इनपुट रेजिस्टेंस जो है ये सिर्फ किलो ओम्स में होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होके मिल रहा है, दूसरा नेगेटिव होके मिल रहा है। अभी ऐसा नहीं समझना है कि रेजिस्टेंस नेगेटिव है कि हमको फ्री में करंट मिल रहा है, नहीं, इन दोनों वोल्टेज का फेज उल्टा हो गया है। अगर ऐसी वोल्टेज मिली है इनपुट में तो आउटपुट में ऐसा होगा। ये आउटपुट वोल्टेज वर्सेस टाइम और ये इनपुट वोल्टेज वर्सेस टाइम। हाँ, एक तो बड़ा हो गया और उल्टा हो गया, मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? बड़ा होने से कुछ फर्क पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी होगी, तो जो साउंड है सपोज उसमें ज्यादा एनर्जी है। उल्टा होने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी देखो मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ आशीष, ओके, मेरा नाम ले रहा हूँ आशीष, अभी मैं उल्टा लटक के आशीष बोलूंगा तो तुमको शीशा तो नहीं सुनाई देगा, आशीष ही सुनाई देगा। सो क्रेस्ट और ट्रॉफ डजंट मैटर। हाँ, दो साउंड में क्रेस्ट और ट्रॉफ नहीं है, ये वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये साउंड का ग्राफ नहीं है, बट एक वेव में क्रेस्ट और ट्रफ तो सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग ऐसे देखें तो भी ब्लू कलर दिखेगा, हम लोग ऐसे देखें तो भी ब्लू कलर ही दिखेगा, और सब लोग ऐसे कर भी रहे हो। ठीक है, सो क्रेस्ट और ट्रफ से हमको इंफॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, या बट वोल्टेज डज गेट रिवर्स्ड, उसकी वजह से यहाँ पे माइनस साइन आती है। सो दिस इज कॉल्ड फेज रिवर्सल। ये होता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में फेज रिवर्स हो जाता है एंड एम्पलीफाई हो जाता है। तो इनपुट वोल्टेज छोटा मिलेगा, जो डायरेक्शन में मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज उसका उल्टा डायरेक्शन में बड़ा होकर मिलने वाला है। ओके, ठीक है। कॉमन एमिटर में, ये वाले में, कॉमन बेस में नहीं होता। कॉमन बेस में दोनों का फेज सेम होता है। कॉमन एमिटर क्रिएट्स अ फेज रिवर्सल, मतलब 180 डिग्री चेंज कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? कॉमन बेस में सेम मिलेगा और बड़ा होगा। कॉमन बेस में बहुत कम बड़ा होता है, बट कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन के लिए यूज ही नहीं होता है। कॉमन एमिटर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है, कॉमन बेस के दूसरे पर्पसेस है। ओके, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है? बोलो बोलो कुछ। सर वो जो हमने बैटरी लगाई दूसरी VCC वाली, हाँ वो हमने बड़ी लगाई तो उसमें उसका कुछ तो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना? हाँ, वो सब होगा, तो एकदम टर्मिनल वोल्टेज देखते हैं। EMF की बात नहीं करते ना हम लोग, ये VCC टर्मिनल आपने को यूज करने के लिए इतना मिला है, यूज करने के लिए 15 वोल्ट मिल गए बस। और हमने जो रियर साइड लगाया वो उसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जो डायग्राम में जो रियोस्टेट है, इसका पर्पस सिर्फ वही है कि तुम इसको चेंज करो, अच्छा, वोल्टेज चेंज करने वोल्टेज चेंज करने के लिए। सो तुम अगर रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो 15 है तो 10 हो जाएगा। सो यूजफुल वोल्टेज जो मिलेगा वो 10 वोल्ट्स मिलेगा। ठीक है, बट तुम जो प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसमें तो तुम्हारे पास नॉब्स हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसा करके। ठीक है, तो उसमें तुम रियोस्टेट से चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हो तुम, रियोस्टेट से भी थोड़ा थोड़ा चेंज करके करोगे ना तो वैल्यूज डिफरेंट होती जाएंगी। ठीक है, सो ये रियोस्टेट का रियल पर्पस यूज नहीं है, ये रियोस्टेट का पर्पस है स्टडी।
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है उसका यूज है ये। ओके, अब एक चीज जो मिसिंग है बुक्स में से कि ये जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये ग्राफ ऐसा है, अपन ने देखा बराबर, पर ये तो रिवर्स है, रिवर्स बायस्ड है, कलेक्टर एक्सटेंशन इज रिवर्स बायस्ड, तो ये ग्राफ हमको थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना चाहिए। कुछ दिस इज अ गुड थिंग। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बना के फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया गया है यूनिवर्सली। कोई भी बुक उठाओ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया गया, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो रिवर्स की बात कर रहे हैं। एंड देन देयर हैज टू बी अ ब्रेकडाउन पॉइंट, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसको ऐसे इम्प्योरिटीज इस तरीके से डाली जाती है कि वो ब्रेकडाउन बहुत दूर मिलता है, बहुत दूर जाके ब्रेकडाउन मिलता है। सो ये पोर्शंस रियली इंक्लूडेड ही नहीं है तुमको। तुम लोग सोचो कि तुम लोग की स्टडी में सिलेबस में ये पोर्शन है नहीं, बट ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब करंट उल्टा हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। सो वहां पे भी नेगेटिव वोल्टेज सेंस बना है। तो दूसरा उसमें एक ब्रेकडाउन पॉइंट आएगा, रिवर्स ब्रेकडाउन पॉइंट आएगा। सो वो ये इधर नहीं है, पूरा ग्राफ इधर होना चाहिए, ये क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए, ठीक है। बट नेवरदलेस बोलो, हमारे प्रैक्टिकल में भी यही करवाया, तो मैं आपसे वही पूछने वाली थी, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए, यस। बट देन योर बुक्स हैव इट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। बुक्स वगैरह में तुम्हारे प्रैक्टिकल बुक में भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है, नहीं नीचे बना है, नीचे बनाया हुआ है। ओके गुड। क्या क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया है? आई डोंट नो, नहीं एनसीईआरटी डिसाइडेड। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो पुराने टेक्स्ट बुक्स में जो ये अभी तक है लिंक है, एंड बाकी सब लोग यही फॉलो कर रहे हैं ऐसे करके। बट आइडिया इट शुड बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो इन लोगों को थर्ड क्वाड्रेंट में करवाया जाता है, गुड थिंग, ठीक है। चलो तो ये थोड़ा फर्क होता है बुक्स में। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। मैं थोड़े और फार्मूला बनाएंगे एम्पलीफायर का टॉपिक डिटेल में और देखने का है। सो अभी अगर हम लोग करंट गेन, मैंने ट्रांसफर रेजिस्टेंस बताया नहीं अभी तक, ये तो खाली इनपुट में क्या हो रहा है आउटपुट में क्या हो रहा है वही देख रहे हैं। सो देखो, तो इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस जैसे ही है ना। तो तुम स्कूल में जब इनपुट और आउटपुट कर रहे हो प्रैक्टिकल्स, तो तुम रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस स्टडी कर रहे हो, वही कर रहे हो, ओके। चलो, तो इन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर इसको एम्पलीफायर के प्रॉपर यूज में देखें हम लोग, तो ये एमिटर कॉमन, बेस एमिटर, कलेक्टर, बेस वोल्टेज VDD, BCC कलेक्टर वोल्टेज, और ये वायरों का रेजिस्टेंस वगैरह हो जाती है। और इधर माइक्रो एमीटर लगाया है, इधर मिली एमीटर लगाया है, बीच में मिली लगाया है, ठीक है। वोल्टेज मेजर करने के लिए पैरेलल लगाया है, पर अभी हमको रियली मेजर नहीं करनी कुछ चीजें, अभी हमको इसको यूज करना है, तो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जब मेजर करना होगा वोल्टमीटर पैरेलल में, एमीटर सीरीज में लगा देंगे, ठीक है। तो अभी हमको इसको यूज कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, तो इधर बेस वोल्टेज चेंज होने वाला है। सो मैं सिंपलिस्टिक साइंस बनाता हूं, मैं एसी का पूरा ट्रांसफार्मर वाला नहीं करूंगा, आउटपुट में मैं सिंपल डायग्राम रखूंगा, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएशन दैट इज गोइंग टू बी इन द बेस, सो वी कॉल इट सप्लाई वोल्टेज और इनपुट। मैं पूरा टाइम वी आई बात कर रहा हूं, सो वी आई, वी एस या डेल्टा वी बी सेम थिंग, ये इधर आउटपुट पे मिलेगा। सो आउटपुट में भी ऐसे कर सकते हैं, बट पैरेलल में लोड कनेक्ट किया जाता है, तो ये लोड रेजिस्टेंस में ये आउटपुट बन के मिलेगा। सो इसके अक्रॉस जो मिल रहा है, इसके अक्रॉस इट्स कॉल्ड वीओ, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड वीओ, ठीक है। इट माइट और माइट नॉट इक्वल टू वीसीसी कलेक्टर वोल्टेज, ये नहीं होता है मोस्टली। हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली है इधर, जैसे कि करंट गेन पढ़ चुके हैं हम लोग। सो करंट गेन बीटा, ये मैं क्या करूं, नंबर करते जाऊं, ये क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ देख, मैं इक्वेशंस को नंबर करते जाता हूं। तो हम लोग पढ़ चुके करंट गेन बीटा क्या होता है, डेल्टा IC अपॉन
and delta IB and the value greater than 1. much greater than 1. ठीक है, क्योंकि कलेक्टर करंट में बहुत ज्यादा चेंज होता है बेस करंट के कंपैरिजन में. ठीक है. सेकंड इनपुट रेजिस्टेंस डेल्टा VB या VI by delta IB. आउटपुट रेजिस्टेंस VO. आउटपुट वोल्टेज डेल्टा VC VO by डेल्टा IC. ओके. 4. अभी क्या करते हैं, एक मैं ये निकाल रहा हूँ. अल्फा मिल जाएगा, अल्फा रिक्वायर्ड नहीं है. अल्फा यूजुअली तभी यूज किया जाता है जब भी तुम्हारा कॉमन बेस यूज कर रहे हो तो. ठीक है. सो अल्फा नॉट रिक्वायर्ड, वो लेटर ऑन करेंगे. ये यहाँ के डिस्कशन में अपन लोग को एक और क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, बीटा करंट इन बाय आर आई. बीटा बाय आर आई क्या है देखते हैं. सो बीटा बाय लिखो डेल्टा आई बी और आर आई वी आई अपॉन डेल्टा आई बी. सो डेल्टा आई बी गया तो क्या बचा डेल्टा आई सी अपॉन वी आई. वी आई मतलब बेस करंट बेस वोल्टेज में चेंज. डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी बी या वी बी ई. तो कलेक्टर करंट कितना चेंज हुआ बेस वोल्टेज में चेंज आने से. नहीं बैटरी नहीं चेंज होगी, ये चेंज होगा. बीबी भी कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं होने वाला. ठीक है. तो ये इस रेशियो का मतलब क्या है वो समझो. डेल्टा आईसी मतलब यहां करंट कितना चेंज हुआ डेल्टा वीबी के हिसाब से. सो तुमने यहाँ पे 1 वोल्ट चेंज किया तो उधर कितना करंट तुमको मिल रहा है एक्स्ट्रा. यहाँ पे तुमने 2 वोल्ट चेंज किया तो उधर तुमको कितना करंट एक्स्ट्रा मिला. इसको उल्टा करो ना तो V बाय I बनता है. बट कौन सा V बाय I बनता है, VBE बाय डेल्टा IC मिलता है. सो ये रेजिस्टेंस है बट ये रेजिस्टेंस में करंट ये है और वोल्टेज ये है. तो ये जो इसका इनवर्स जो है डेल्टा VBE ऑन डेल्टा IC, इसको बोलते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस या ट्रांसफर रेजिस्टेंस. सो दिस इज द क्वांटिटी ट्रांस रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस चेंज होके मिला है इधर. ठीक है. अच्छा, ट्रांस रेजिस्टेंस करके तुमको बुक्स में नहीं दिखने वाला है. बुक्स में तुम्हारे ट्रांस कंडक्टेंस एक क्वांटिटी है. कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ दिस. द नेम इज GM. GM मतलब ट्रांस कंडक्टेंस, मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट पर यूनिट इनपुट वोल्टेज. ये ट्रांस कंडक्टेंस क्वांटिटी है. तो ट्रांस कंडक्टेंस इज बीटा बाय आर आई और डेल्टा आई सी बाय वी आई. कलेक्टर करंट कितना चेंज होता है इनपुट में वोल्टेज चेंज करने से. ये ट्रांस कंडक्टेंस है, इसका इनवर्स ट्रांस रेजिस्टेंस है. इसका यूनिट क्या होगा GM का, रेजिस्टेंस का उल्टा मो. मो GM होगा यूनिट होगा इसका ये सिंबल, यानी कि इसका यूनिट होगा मो या ओम इनवर्स. ओके. ये निकालनी चीजें और भी चीजें निकालनी है. ये डायग्राम वो उसमें अपना ट्रांस रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसमें उसका ही नहीं कैलकुलेट करेंगे. मतलब क्या बोल रहे हैं, बनाओ पहले फॉर्म करो क्वेश्चन. VCC अपॉन IC नहीं होना, डेल्टा IC नहीं होना चाहिए. वो तो आउटपुट रेजिस्टेंस है ना. ये डेल्टा VCC है आउटपुट, मतलब डेल्टा VCC अपॉन डेल्टा IC ये आउटपुट रेजिस्टेंस. ये ट्रांसफर रेजिस्टेंस है. इसका चेंज इन करंट पर यूनिट चेंज ऑफ बेस वोल्टेज. द चेंज इन करंट कलेक्टर करंट per unit change of base voltage. So that is transferred resistance. तो ये कितना होगा,
ये इतना होएगा GM जितना, GM ट्रांस कंडक्टेंस होएगा, सो इनवर्स ऑफ GM इज ट्रांस रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, अभी कुछ और चीजें निकाल लें यहाँ पे, ये वाला क्लियर नहीं है सर बोलो। सर आई बी अपॉन बी सी भी करें तो क्या होगा? वो कोई क्वांटिटी नहीं है वैसे, क्वांटिटी नहीं करेंगे? नहीं वो कोई क्वांटिटी नहीं है ठीक है। तो ये मैं बिठा रहा हूँ, ये और ये जरूरत पड़ेगी, मैं डायग्राम बता देता हूँ फिलहाल, डायग्राम का रिक्वायरमेंट खत्म हो गया। ओके चलो, और क्वांटिटी देखनी है अपने को। वोल्टेज गेन, सो इट्स कॉल्ड एबी। क्या होगा वोल्टेज गेन? कौन सा रेजिस्टेंस में वो क्वेश्चन है ना। करंट गेन कैसे निकाला? करंट गेन आउटपुट अपॉन इनपुट, सेम वोल्टेज में भी करो। वोल्टेज गेन इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज को आर नॉट डेल्टा आईसी, आर नॉट इज आउटपुट रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा आईसी, इनपुट आर आई बी। ये क्या हो गया? बीटा। बीटा। सो वोल्टेज गेन इक्वल्स टू करंट गेन इनटू आरएल बाय आरआई, छोटा आर। तो इसका मतलब वोल्टेज कितना बढ़ के मिलेगा? जितना तुम्हारा लोड बड़ा हो, जितना तुम्हारे स्पीकर्स बड़े हो, इनवर्सली जितना तुम्हारा इनपुट रेजिस्टेंस कम हो, जहां तुम बात कर रहे हो ना उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और जो सामने जो स्पीकर है उसका वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो तुमको वोल्टेज माने एनर्जी, साउंड की जो एनर्जी है वो बहुत बढ़ के मिलने वाली है, एंड ऑब्वियसली करंट गेन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड बीटा बाय आरआई इज व्हाट? जीएम। सो एक तो ये फार्मूला वोल्टेज गेन का, कभी कभी डायरेक्टली वोल्टेज इनपुट आउटपुट दिया होता है, और दूसरा जीएम आरएल। सो ये वोल्टेज गेन के फार्मूला है। ओके, क्लियर इनफ? लास्ट आई थिंक पावर गेन, एपी। पावर गेन इज रियली सिंपल, P इक्वल्स टू VI होता है। सो पावर गेन is current gain times voltage gain. So AP is current gain times voltage gain. Okay. तो फॉर्मूला लगा लो, AB बीटा RL by RA, बीटा बीटा RL by RA. So बीटा स्क्वायर RL by RA. ये इम्पोर्टेंट है, और इसको तुम GM में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसा? बीटा बाय RA, एक बीटा बाय RL ले लो GM, तो बीटा GM RL। सो पावर गेन इज बीटा GM RL। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें से एम्पलीफायर वगैरह सब कुछ होता है। सो इनफैक्ट ट्रांजिस्टर में यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर या ट्रांजिस्टर एज अ स्विच जो पढ़ेंगे, उनमें रियल फॉर्मूला है नहीं उन लोगों को, ठीक है। वो कंसेप्चुअली छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कर सकते हैं ऑसिलेटर एंड स्विच करके। फिलहाल ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। सिर्फ साउंड एम्पलीफिकेशन के लिए यूज नहीं होता है, इट इज इन जनरल यूज फॉर सिग्नल एम्पलीफिकेशन। तुम्हारे फोन इतना स्ट्रांग नहीं है कि यूएस तक आवाज भेज सके, तुम्हारे फोन के अंदर भी एंटीना है, इट्स वेरी वीक ऑब्वियसली, बट इतना स्ट्रांग रखा जाता है कि नियरेस्ट टावर तक चले जाए। सो नियरेस्ट, अच्छा फोन में भी जब अपन बात कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन के जाती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज वीक बट उतनी कि नियरेस्ट टावर तक पहुंच सके। वो नियरेस्ट टावर पे जाके वो टावर उसको एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को, ताकि वो नेक्स्ट टावर पे जा सके, ठीक है। सो एम्पलीफिकेशन इज नॉट ओनली विद साउंड, बट हम लोग साउंड का ही एग्जांपल लेके चले हैं क्योंकि वो बहुत कॉमनली अंडरस्टूड है। स्पीकर में बात करो, सॉरी माइक में बात करो, स्पीकर में से आवाज निकलेगी, ठीक है। तो वो ये इनपुट पर वो आउटपुट बहुत इजीली अंडरस्टूड है इसके लिए, बट इट इज एप्लीकेबल वेरेवर वी नीड टू इंक्रीज सिग्नल वोल्टेज और इंक्रीज सिग्नल करंट। जहां पे भी हमको थोड़ा सा देके एक चीज टच करके बहुत सारा कहीं पे शॉक करवाना हो तो ट्रांजिस्टर्स चाहिए, अगर ये नहीं है तो बहुत बड़े बड़े डिवाइसेस लगेंगे। ओके, सो ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर, इज द अल्टीमेट यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। फिर ऑसिलेटर और तुम्हारा स्विच नेक्स्ट क्लास में